अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम मोशन ऑफ बॉडीज़ केस 2 स्टडी करेंगे। केस 1 के अंदर हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ वर्टिकली हैंग हुई हों, लाइक एक बॉडी आपके पास इस तरह हो और दूसरी बॉडी भी इस तरह हो, एक पुली के ऊपर हैंग हुई हो, उसके अंदर हमने एक्सीलरेशन और टेंशन की डेरिवेशन स्टडी करी थी केस 1 में। केस 2 के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास एक बॉडी वर्टिकली हैंग हुई हो और दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, तो हम एक्सेलरेशन और टेंशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये हम यहाँ पे इसका एक फार्मूला डिराइव करेंगे एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों का। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक बॉडी वर्टिकली हैंग हुई है और दूसरी बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। मोशन ऑफ बॉडी बी को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। बॉडी बी के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी फोर्सेस लग रही हैं, टोटल 3 फोर्सेस लग रही हैं। इसका वेट नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रही, क्योंकि इतनी ही फोर्स इसके ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, जिसको हमने यहाँ पे रिएक्शन फोर्स का नाम दिया है आर। आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन फोर्स। और एक और फोर्स है जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जिसको हमने यहाँ पे टेंशन का नाम दिया है। टेंशन क्या कहाँ पे लेके जाना चाह रही है इसको, इस टेंशन चाह रही है कि ये वाली बॉडी इस साइड पे आ जाए। अब हम बॉडी ए को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंशन चाह रही है कि वो इसको ऊपर की तरफ लेके जाए, लेकिन इसका वेट है जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इस केस में हमारे पास बॉडी ए के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन और वेट। वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड्स। टेंशन इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रही है। इस केस में हमारे पास तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स इसका वेट है जो कि इसको नीचे की तरफ लेके जाना चाह रहा है, और आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो अगर ये वेट इसको नीचे की तरफ लेके जाना चाह रहा है, तो एक और फोर्स है जो कि इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, जो कि सरफेस फोर्स लगाएगी, और उसको हमने क्या नाम दिया, आर रिएक्शन फोर्स। तीसरी फोर्स यहाँ पे टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग, जो कि इसको इस साइड पे लेके जाना चाह रही है। तो हम यहाँ पे एक एक करके हर बॉडी की मोशन को एनालाइज करते हैं। अभी हम मोशन ऑफ बॉडी ए को एनालाइज कर रहे हैं। बॉडी ए के ऊपर हमारे पास दो फोर्सेज लग रही थी। देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी ए, टेंशन एंड वेट। आपने यहाँ पे लिख दिया देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी ए, विच इज वेट W1 एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड टेंशन T विच इज एक्टिंग अपवर्ड्स। वेट इसको नीचे की तरफ लेके जाना चाह रहा है और टेंशन इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रही है। तो आपने यहाँ पे लिखा वेट W1 एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड टेंशन T एक्टिंग अपवर्ड्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि W1 इज ग्रेटर देन टेंशन। W1 ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेंशन, तो ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, और टेंशन का में टेंशन इसके ऊपर खींच ही नहीं पाएगी क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। W1 इज़ ग्रेटर देन टेंशन, तो इसके ऊपर हम नेट फोर्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे। नेट फोर्स इक्वल्स टू W1 माइनस T। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये समझाया था कि जब हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करनी होती है, तो हम ग्रेटर में से स्मॉलर को सेपरेट करवा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि W1 इज़ ग्रेटर देन T। हमने ऊपर भी यही लिखा है कि वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेंशन, तो हम वेट में से टेंशन को सेपरेट कराएंगे। इन केस हमारे पास टेंशन ज़्यादा होती, इसका वेट कम होता, तो हम इस टेंशन में से वेट को सेपरेट कराते। लेकिन इस सिनेरियो में हमारे पास W1 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेंशन, तो हम W1 में से टेंशन को सेपरेट करवा देंगे। फोर्स को आपने F1 से डिनोट किया, W1 एज इट इज़ रखा आपने, माइनस एज इट इज़ आया, T यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू ma। तो अब इस सिनेरियो में हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको F1 कहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा m1a। m1a इक्वल्स टू, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, W इक्वल्स टू mg। क्योंकि आपने इसको W1 कहा है तो यहाँ पे m1 आ जाएगा, इसको आपने F1 कहा था तो यहाँ पे m1 आ जाएगा, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगी क्योंकि g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट रहेगी ना, ये तो एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की लिमिट के अंदर ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है।
अब हम मोशन ऑफ बॉडी बी को एनालाइज करते हैं। बॉडी बी के ऊपर मैंने आपको बताया था कि 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी, विच इज वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वेट एक्टिंग ऑन द सरफेस एंड विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एज वेल। वेट कहाँ पे नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, और टेंशन हमारे पास राइट साइड पे एक्ट कर रही है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि W2 एक्टिंग ऑन सरफेस, रिएक्शन ऑफ सरफेसेस आर टेंशन T इन स्ट्रिंग टूवर्ड्स पुली, टेंशन पुली की तरफ एक्ट कर रही है। ये हमारे पास। अब आप ये देख सकते हैं कि वेट एंड रिएक्शन फोर्स आर अपोजिट, सो दे कैंसिल ईच अदर। जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा उतनी ही रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। तो ये दोनों, वेट इज अपोजिट टू रिएक्शन फोर्स, वेट रिएक्शन फोर्स के बराबर है। जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उतनी ही इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब आपके पास वेट और रिएक्शन फोर्स तो है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास इस सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स बची, टेंशन, जिसको आपने किससे डिनोट किया, टी से। तो इसका मतलब नेट फोर्स यहाँ पे टी के बराबर है। और फोर्स को हम इस केस में F2 से रिप्रेजेंट करेंगे, F2 इक्वल्स टू टी। और F2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1 का फॉर्मूला था M1A, तो F2 का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे M2A। तो आपने यहाँ पे M2A लिख देंगे यहाँ पे और T यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन तो ये रही, और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये बन गई, जो कि मैंने आगे भी कैलकुलेट किया हुआ है। नेट फोर्स इक्वल्स टू टी, नेट फोर्स इक्वल्स टू F2 विच इज इक्वल्स टू टी। F2 M2A के बराबर था, T यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी थी और टेंशन कैलकुलेट करनी थी। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा देंगे। पहली इक्वेशन तो हमारे पास m1 इक्वल्स टू m1g माइनस टी थी, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, m1 इक्वल्स टू m1g माइनस टी। दूसरी इक्वेशन हमारी कहाँ बनी थी, दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ बनी थी m2a इक्वल्स टू टी। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करवाया है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को हम ऐड करवा देंगे। प्लस का टी माइनस का टी कैंसिल हो जाएगा, m1a प्लस m2a एज इट इज लिखा हमने, क्योंकि हम ऐड करवा रहे हैं दोनों इक्वेशंस को। m1a प्लस m2a, और ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे क्योंकि प्लस था, ये माइनस था और सेम थे, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। सिर्फ आपके पास m1g बचा यहाँ पे, आपने यहाँ पे m1g लिख लिया। एक्सीलरेशन दोनों में आ रही है, कॉमन है, तो आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे एक्सीलरेशन। आपके पास बचा क्या इधर, m1, और इधर क्या बचा आपके पास, m2। इक्वल्स एज इट इज आ जाएगा, m1g भी एज इट इज आएगा। आपको यहाँ पे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी थी, तो m1 प्लस m2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो m1g यहाँ पे एज इट इज रहेगा, m1 प्लस m2 डिवाइड में आ जाएगा। ये तो हमारे पास एक्सीलरेशन डिराइव कर ली हमने। एक चीज़ हमें और कैलकुलेट करनी थी, जो कि थी टेंशन। टेंशन के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास ए की जो वैल्यू आई है, आप उसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे इसको। इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी, इसके अंदर अगर आप एक्सीलरेशन पुट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास टेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। ए की जगह पे ए की जो वैल्यू है m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये आप कहाँ पुट करेंगे, इस ए की जगह पे आप पुट कर देंगे m1g अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल आपने ऐसे ही किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, m2 एज इट इज आया। एक्सेलरेशन तो पुट नहीं करनी, एक्सेलरेशन की जगह पे हमें m1g अपॉन m1 प्लस m2 पुट करना है। इस वाली एक्सेलरेशन की जगह पे हमने m1g अपॉन m1 प्लस m2, आप चाहें तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये t यहाँ पे एज इट इज आ गया। m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। m2 आपने इसके साथ लिख दिया, m1 m2 g आपने यहाँ पे बाहर ही रखा, और m1 प्लस m2 ये रहा। टेंशन इस साइड पे थी, आपने इस साइड पे लिख दिया, कोई इशू नहीं है, आप इसको स्वैप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने टेंशन की इक्वेशन भी डिराइव कर ली है।